नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं, हम किसी न किसी बड़े राजनीतिक मुद्दे की बात करते हैं इस मंच पर, और आपके सवाल जितने होते हैं उनको हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट लिखिए, अपने सवाल लिखिए, क्या क्या जानना आप हमसे चाहते हैं ये लिखिए, किन विषयों पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और किन विषयों पर को मुझसे समझना चाहते हैं आप ये जानिए। आज हम बात करेंगे एक नए मुद्दे पर, और ये मुद्दा है ममता बनर्जी का। अब सवाल ये उठता है, बंगाल के चुनाव सामने हैं, अप्रैल में बंगाल के चुनाव होने वाले हैं। अब कितने महीने बचे हैं? मात्र 3। जो गतिविधि है वो तो अगले महीने या इसी महीने से बंगाल के अंदर चालू हो जाएगी। इसके बीच ममता बनर्जी कहाँ खड़ी है? लेफ्ट तो साफ है, बी कांग्रेस भी साफ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभरी है तृणमूल कांग्रेस के लिए, वो आज कहाँ खड़ी है इसके बारे में बात करेंगे। ममता बनर्जी किस विकेट पर है इसके बारे में बात करेंगे, और इन तमाम चीजों को हम आपको समझाएंगे कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति जो है वो किस मोड़ पर जा सकती है, या बंगाल की राजनीति किस तरफ जा सकती है। हम वो कारण भी आपको समझाएंगे कि ममता बनर्जी क्यों फिलहाल जो है थोड़ी परेशान, थोड़ी सी निराश दिखाई दे रही हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ममता बनर्जी को परेशान कर रहे हैं, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा का पूरा संगठन है, उस संगठन को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, किस तरह से कैंपेन लॉन्च की जा रही है, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी वो नेत्री जो पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के बाद एक भी चुनाव नहीं हारी। पश्चिम बंगाल उनका एक बेहद मजबूत किला है, और पश्चिम बंगाल उनका जो एक बेहद मजबूत किला है, उस किले में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश करी थी सेंध लगाने की, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा चुनाव में उसको जो आशातीत सफलता है वो नहीं मिली थी। उसके अपने कारण हैं। उसके बाद बंगाल में बहुत पानी गुजर चुका है, 4.25 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में बंगाल में अब कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं, इन तमाम चीजों के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश नारायण हैं, जो मेरे साथ रिपोर्टिंग किया करते थे। ओम प्रकाश को मैं हमेशा इसीलिए रखता हूं क्योंकि वो मुझे और कॉन्फिडेंस देते हैं बात करने का। उनके सवाल जवाब से हमारा इंटरेक्शन का मोड बढ़ जाता है, और अब मैंने देखा कि जब भी मैं उनके साथ होता हूं वो वीडियो अच्छा खासा चलता भी है, आप लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं। क्या ओम प्रकाश आपको ममता कमजोर विकेट पर दिखाई दे रही है, और उसके क्या क्या कारण है वो एक एक करके मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप अपना इनिशियल ऑब्जर्वेशन दीजिए। देखिए दीपक जी, मौलाना ममता बनर्जी अचानक से यू टर्न मोड पे है। यू टर्न मोड पे मौलाना ममता बनर्जी मैं क्यों कह रहा हूँ? जिस ममता बनर्जी को 40%, 35 to 40% के बीच की जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन, वो हाथों हाथ रखती है, जिस पॉपुलेशन की बेस पे ममता बनर्जी ने इतने साल रूल किया, और जिसको वोट बैंक की तरह यूज किया, जिसकी वजह से बंगाल को माना जाता है कि साहब वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ममता बनर्जी ध्यान नहीं दे रही है, और जिसकी वजह से इतना हंगामा, इतना क्राइम और चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी फिर भी सुनने को तैयार नहीं होती हैं। उस के मुद्दे से ममता बनर्जी अब यू टर्न कर रही है। यू टर्न क्यों मैं कह रहा हूं? कि एक एमएलए हुमायूं वाला आपने मुद्दा देखा आपने 2 दिनों से, कि एक एमएलए है वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है लेकिन ममता नहीं चाहती। वक्फ बोर्ड पे अब तक शोर मचाती थी ममता, यू टर्न ले लिया। अब मुर्शिदाबाद की कल ही मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी ने रैली की है, और उस रैली में बहुत साफ साफ कहा है कि साहब, हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। मेरा गला कट जाए तो कट जाए, एनआरसी नहीं लागू होने देंगे। दरअसल क्या है दीपक जी, कि अब ममता बनर्जी को वोट बैंक सटा रहा है कि साहब, अभी भी मेजोरिटी पॉपुलेशन तो साहब हिंदू है, सनातन को मानने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि वो मौलाना ममता बनर्जी बन के रह जाए और बड़ा वोट बैंक खिसक जाए, और इसका उनको नुकसान हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार बीजेपी के वोट परसेंटेज, वोटर्स बढ़े हैं वेस्ट बंगाल में, इन कंटिन्यूएशन बिल्कुल बढ़े हैं। संख्या लोकसभा में जरूर कम हुई थी, आंकड़ों मतलब एमपीज की संख्या, लेकिन वोटर कम नहीं हुए थे, वोटर उनके बढ़े थे, पिछली बार से ज्यादा थे। तो जाहिर सी बात है, सत्ता
खोने का जो डर होता है, उस डर की वजह से मुझे लगता है ममता बनर्जी बिल्कुल यू टर्न के मोड पे हैं। और ममता बनर्जी के यू टर्न को बीजेपी भुनाना चाहती है। दीपक जी, आप मुझे बताइए कि आपको लगता है हुमायूं जैसे लोगों से ममता को डर लगता होगा? क्यों आखिर बाबरी मस्जिद बनाने से पीछे हट रही है ममता? भाई, एक जिले में एक मस्जिद की नींव ही तो रखी जानी है, उसका नाम बाबरी मस्जिद है। नहीं हर नहीं, जिले में वो मस्जिदें हैं, हर ब्लॉक में मस्जिदें हैं। दिक्कत यह है कि उसका नाम बाबरी मस्जिद है। अगर वो बाबरी मस्जिद नहीं होती ओम प्रकाश, तो शायद ममता बनर्जी इस तरह का डिसीजन नहीं लेती। वैसे भी हुमायूं कबीर पार्टी से बागी हो गए थे, लंबे समय से वो बागी चल रहे थे, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बातें कर रहे थे, तो एक ना एक दिन तो ये होना ही था। लेकिन आप भी जानते हैं कि ममता का विनिंग कॉम्बिनेशन क्या है। मैं 3 कारणों में आपको बताता हूं कि ममता आखिरकार बैकफुट पे क्यों आई है। सबसे पहला कारण आपने बताया, बाबरी मस्जिद वाला। बाबरी मस्जिद में हुमायूं कबीर को उन्होंने पार्टी से सस्पेंड कर दिया। अब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, मुर्शिदाबाद के इलाके में उसका वो उद्घाटन करते हैं या नहीं करते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। दूसरा, एसआईआर के मुद्दे पर जो ममता बनर्जी कहती थी कि एसआईआर करवा के देख लीजिए, लगभग यही कमोबेश लैंग्वेज उनकी थी कि मैं गला काट लूंगी अगर मेरे राज्य में एसआईआर होगा। लेकिन ममता बनर्जी को थक हार के उस एसआईआर के बारे में मानना ही पड़ा है। अब उनकी सरकार खुद इस एसआईआर का काम कर रही है। पहले बहुत हल्ला मचा कि भाई देखिए, लोगों को जो है लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों ने आत्महत्या कर ली है, बीएलओ की मौत हो रही है। लेकिन बीएलओ की मौत के प्रकरण जो है देश में बाकी जगह ज्यादा हुए, 20 के आसपास कोई प्रकरण है, पश्चिम बंगाल में कम हुए। लेकिन ममता बनर्जी ने उसको नेरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन उस मसले पर भी अब वो झुक गई हैं। और जो तीसरा मुद्दा है वो है घुसपैठ का मुद्दा। अब मैं एक एक करके ये तीनों मुद्दे आपको समझाता हूं। सबसे पहला मुद्दा जो है वो है बाबरी मस्जिद के वाला। बाबरी मस्जिद का अगर आप देखिए, अगर बाबरी मस्जिद बन जाती, बाबर एक आक्रांता जिसको लेकर हिंदू समाज ने 500 साल तक संघर्ष किया, अगर उसकी याद में फिर एक मस्जिद बन जाती ओम प्रकाश, तो इसका कितना बड़ा इंपैक्ट सनातनी हिंदू समाज पर पड़ता। और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की राजनीति की है, उसमें पश्चिम बंगाल का भद्र लोग भी इस जो ममता का जो मौलाना ममता वाला रूप है, इससे काफी हद तक परेशान है। उनको भी लगता है कि ममता बनर्जी को इतना अतिरेक में ये तमाम चीजें नहीं करना चाहिए। और अगर बाबरी मस्जिद नाम की मस्जिद पश्चिम बंगाल के अंदर बन जाती ओम प्रकाश, तो इससे न केवल बहुत बड़ा इंपैक्ट हिंदू समाज को पड़ता, बल्कि पश्चिम बंगाल के हिंदू समाज को भी लगता कि ये तो अति की अति हो गई है। क्या एक आक्रांता के नाम पर एक मस्जिद बन रही है और सरकार उसको रोक नहीं रही है। आपको याद होगा, अयोध्या में भी जो मस्जिद बन रही है, जो प्रस्तावित मस्जिद है, जिस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, 5 एकड़ लैंड जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उस तक का नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा गया। तो आप कैसे एक बाबरी मस्जिद बना सकते हैं? दरअसल हुमायूं कबीर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वो 135 सीटों पर लोगों को लड़ाएंगे, और इसी के चलते हुमायूं कबीर जो है वो ये स्ट्रैटेजी अपना रहे थे। उन्होंने कल के इस कार्यक्रम के लिए कई सारे अन्य लोगों को भी बुलाया हुआ है। तो ये बैकफुट पर आने का पहला कारण है कि बाबरी प्रेम से थोड़ा वो डिस्टेंस हुई है। ममता बनर्जी को पहले देख के लगता ममता बनर्जी खुद ही जाके बाबरी मस्जिद का उद्घाटन कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ओम प्रकाश। और इसके चलते जो है ममता को लगता है कहीं रिवर्स ध्रुवीकरण ना हो जाए। पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर ध्रुवीकरण तो होता है, कहीं रिवर्स ध्रुवीकरण ना हो जाए, ममता बनर्जी को ये लगता है, इसीलिए वो इस मामले से डिस्टेंस कर रही हैं। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? मुझे 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 अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही कि बाबरी अभी भी जिंदा क्यों इस देश में? जो मुस्लिम भी है वो हमारे ही भाई बंधु, कहीं बाहर से आए हुए लोग थोड़ी है। बाहर से पूरी दुनिया जानती है कि कुछ लोग आए थे, सैकड़ों हजारों, कुछ चंद लोग थे, चंद हजार लोग थे, और सब हमारे भाई बंधु हैं। पता नहीं 500 साल के बाद भी क्या प्रेम उभर आता है और क्या मजा आता है पॉलिटिशियंस को कि सब बाबर के नाम को यूज करेंगे। और मतलब गॉड नोज, मुझे समझ नहीं आ रही। हुमायूं अपने नाम पे बनवा लेता, हुमायूं देखिए कबूर अपने नाम देखिए पे बनवा लेता। देखिए, कट्टरपंथ जो है, कट्टरपंथ इसका कोई इलाज नहीं है। और यही वो वहाबी और कट्टरपंथी विचारधारा है, जिस विचारधारा के चलते हिंदू और मुसलमान जो है आपस में बंटते हैं। इसी के चलते इस देश का विभाजन हुआ, 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान बना, और यहीं से इसकी नींव रखी गई थी। ये नींव तब रखी गई थी जब पहली बार आक्रांता आए थे, स्लेव डायनेस्टी आई, उसके बाद बाकी लोग आए, उसके बाद मुगल्स आए, और मुगल्स ने लंबे समय तक राज किया। यही मुगल है जिन्होंने भारत के हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया। अब एक साइजेबल नंबर ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम है। देखिए,
देखिए, हम सब जानते हैं कि इस्लाम जो है वो तलवार के बल पर भारत में आया है। तलवार के बल पर ही इस्लाम ने अपनी जगह बनाई है, चाहे भारत का कोई भी राज्य आप उठाकर देख लीजिए। और वेरी ऐसे ट्रू, में वेरी ट्रू, ये वेरी ट्रू। ये ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली हो जाती है ओम प्रकाश की। ऐसे परिप्रेक्ष्य में जब हम मजहब राजनीति के अंदर कट्टरपंथ का तड़का लगाएंगे, तब उससे बाबरी मस्जिद जैसी चीजें ही निकलेंगी। और ये जो मुसलमान है भारत के, जो कट्टरपंथी हैं, जो अभी भी खाते भारत की है गाते पाकिस्तान की, ऐसे में कई सारे लोगों को जानता हूं। ये एक बड़ी कौम है जो ये जताना चाहती है कि नहीं, बाबर यानी मुगल ने तो हमारे ऊपर कई साल राज किया है, मुसलमानों ने तो सैकड़ों साल भारत पे राज किया है, और आज भी हम राजा हैं। तो भारत में जो प्रजातंत्र है वो पसंद नहीं है इनको, क्योंकि आपको पता है पागल है, जितने भी पागल है। बहरहाल दीपक जी, हम लोग फिर भटक जाएंगे। आप ये बताइए, ममता बनर्जी क्या बाबरी मस्जिद के मुद्दे पे फंसेगी? अब नहीं फंसेंगी, मुझे ऐसा लगता है कि अब नहीं फंसेंगी, क्योंकि जो वहां का आम मुस्लिम है वो ममता बनर्जी को बेहद पसंद करता है। उनको पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो उनकी क्या हालत होगी। तो जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है वो बनाए रखना चाहेंगी। हाँ, लेकिन अगर ये मुद्दा ज्यादा बड़ा बनता है और कल हल्ला हंगामा या हो हल्ला या लाठी डंडे चलते हैं, तो एक डिफरेंट बात होगी, एक नए ढंग का पॉलिटिकल नैरेटिव सेट होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ममता उसको संभालने में सक्षम है। मुझे नहीं लगता ममता का नुकसान होगा। लेकिन हाँ, ममता का नुकसान हुआ है एसआईआर के ऊपर। अब देखिए, ममता स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर बिल्कुल खामोश है, वो कुछ बोल नहीं रही। धीरे धीरे उन्होंने अपने जो बीएलओज हैं या अपने जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं तृणमूल कांग्रेस के, और वहां पर खबर ये है कि जो तृणमूल कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट हैं वो तो बीएलओ के साथ बहुत ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले नहीं कर पा रहे। और ये शिकायत भी निकलकर सामने आ रही है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर जो मीटिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी के नेता और संगठन के लोगों की, वहां एक चिंता जाहिर की गई थी कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी तो डीएलए और बीएलओ के साथ बहुत ढंग से कोऑर्डिनेट कर रही हैं, लेकिन बीजेपी नहीं कर पा रही है। तो एसआईआर में भी ममता बनर्जी बैकफुट पर आई हैं। ये दूसरा मुद्दा है उनके बैकफुट पर आने का। और जो तीसरा मुद्दा है वो है घुसपैठ का। देखिए, घुसपैठियों को लेकर ममता बनर्जी अभी तक बहुत बहुत दरिया दिल रही हैं। बंगाल की जो डेमोग्राफी बदली है, बंगाल की जो पॉपुलेशन बदली है, उसमें ममता बनर्जी, लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस सभी इक्वली जिम्मेदार हैं। और उनको ये पता है कि किस तरह से बांग्लादेशी लोगों को उन्होंने वहां पर लाया है, वहां पर बसाया है, उनको वोट दिए हैं, उनको तमाम तरह की सुविधाएं दी हैं, और बदले में वो उनके डेडिकेटेड वोटर रहे हैं। लेकिन आपने इस बार कई सारी तस्वीरें देखी होगी ओम प्रकाश, सर पर गठरी बांधे, हाथ में सूटकेस लिए, हाथ में पेटी लिए, हजारों लोग जो है सीमाओं की तरफ जा रहे हैं। तो इस बार जो घुसपैठ का मुद्दा है वो सतह पर है। आज तक सिर्फ भाषणों में घुसपैठ का मुद्दा होता था, लेकिन इस बार लोगों को दिखाई दे रहा है। और जहां तक मैं जानता हूं, बंगाली भद्रलोक वो इन घुसपैठियों को पसंद नहीं करता। बंगाल की जो आम दीपक जी जनता है वो भी इन घुसपैठियों को पसंद नहीं करती। तो मेरे ख्याल से इस बार घुसपैठियों का मुद्दा न केवल सरफेस पर आ गया है, दिखाई पड़ रहा है। और ये ममता के कमजोर विकेट पर होने की तीसरी वजह है ओम प्रकाश। पहली बाबरी मस्जिद वाली हुमायूं कबीर की जो कंट्रोवर्सी हुई, तीसरा दूसरा एसआईआर पर पलटना, सीएए पर पलटना, इसके अलावा वक्फ कानून पर पलटना, और तीसरा घुसपैठ का मुद्दा। ये जो तीन मुद्दे हैं ये ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं, तो उनको कमजोर बीजेपी का, विकेट पर ला रहे बीजेपी हैं। आपको कहाँ दिखती है? आपको फिर बीजेपी कहाँ दिखती है वेस्ट बंगाल में? उसके पास क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जैसा आपने कहा वोट तो बढ़ाया है, लेकिन एक बात याद रखनी होगी ओम प्रकाश, वोट बढ़ाने के साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव के बाद क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जबरदस्त कैंपेन किया, बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ा। लेकिन उसकी दिक्कत कहां से शुरू हुई? उसकी दिक्कत यहां से शुरू हुई कि उसके बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खूब मारा गया, उनके समर्थकों को बहुत परेशान हर किया घर में गया, जाके, और हर घर मतलब में जाके। काटे गए, मारे गए, फांसी बिल्कुल, पर लटकाए बिल्कुल, बिल्कुल। गए, जितना भी अमानवीय अत्याचार आप सोच सकते हैं सब उनके पास हुआ। बीजेपी यहां पे कमजोर विकेट पर आती है कि बीजेपी ने उस पोस्ट पोल वायलेंस को जिस तरह से हैंडल कर लेना चाहिए था उस तरह से हैंडल नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब 13,000 रैलियां करने जा रही है। कितनी रैली कर रही है? 13,000 तेरह। रैलियां वो पश्चिम बंगाल के अंदर करने जा रहे हैं। उनका कैंपेन दिसंबर से ही शुरू हो रहा है, चुनाव अप्रैल के अंदर है।
दिसंबर से 20 तारीख को नाडिया में प्रधानमंत्री मोदी पहली सभा करेंगे। और चुनाव घोषित होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी की कुल 7 सभाएं वहां पर हो जाएंगी। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा जो जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें तो प्रचार होगा ही होगा, लेकिन 5 से 7 बूथों को मिलाकर, इनफैक्ट बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बूथ लेवल पर काम करते हुए 5 से 7 जो है वो बूथों को मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाया जाएगा, और उस शक्ति केंद्र में हर शुक्रवार रोड शो होगा। इसी तरह केंद्रीय स्तर पर रोड शो होगा, राज्य के स्तर पर रोड शो होगा, और लोकल स्तर पर रोड शो होगा। मतलब 15 जनवरी आपको लगता से है कि हर बीजेपी, विधानसभा क्षेत्र में जनसभा है, ये भी मैं आपको बता दूं। और जनवरी में 4 से 6 परिवर्तन यात्राएं भारतीय जनता पार्टी निकालने वाली है। तो भारतीय जनता आपको पार्टी लगता की है तैयारी दीपक जी बड़ी है। कि हर पंचायत में भारत के राष्ट्रीय नेता बीजेपी उतार देगी? बिल्कुल उतार देगी। उसने जो है अभी तक कितने छत्रपों को उतार दिया है, उन्होंने बंगाल को 5 हिस्सों में बांट दिया है अपने मैनेजमेंट के हिसाब से। जैसे भारतीय जनता पार्टी जो अपना मैनेजमेंट करती है उसमें वो हर राज्य के अंदर अपने अलग अलग तरह के प्रांत बनाकर रखती है, तो ऐसे ही 7 क्षेत्रों में उन्होंने पश्चिम बंगाल को बांट दिया है। और इन 7 क्षेत्रों में तमाम छत्र उतार दिए गए हैं, और ये अभी से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। आपको बिहार में भी याद करना चाहिए था कितने बड़े लेवल पर नेशनल लीडर्स वहां पर गए थे, और उनको बकाया कैंप कराया गया था। इनफैक्ट एक एक कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर दो दो सांसद, दो दो विधायक, इस तरह से लोगों को उतारा गया था। मेरे ख्याल से पश्चिम बंगाल में भी ऐसे करने की योजना होगी। और ओम प्रकाश, बीजेपी की जो मैं ये पुरानी पॉलिसी है, बीजेपी की पुरानी पॉलिसी है, पूरी दो जोर लगा देती है। वो गुजरात का सांसद, महाराष्ट्र का सांसद और बिहार के सांसद, यूपी के सांसद, सभी लोग नजर आएंगे आपको बंगाल के हर पार्लियामेंट्री और हर असेंबली सेगमेंट में, हर पंचायत में, हर राष्ट्रीय नेता नजर आएगा घूमता हुआ। जब आप बता रहे हैं कि 7 भागों में बांट दिया और 7 पीएम की रैली होनी है, यानी हर भाग में एक रैली होनी है पीएम का, उस हिसाब से, यानी उसके अंदर जितने डिविजन्स होंगे उसमें लीडर्स के हिसाब से अपना लगाते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बीजेपी की बहुत एग्रेसिव पॉलिसी, जिसको कहते हैं एग्रेसिव रणनीति बना रही है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल बीजेपी की दुखती रग है। हर राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ ना कुछ कर चुकी है। केरल में अभी तक नहीं कर पाई, तेलंगाना में तो ठीक ठाक संख्या में है, कर्नाटक में उसकी सरकार है, आंध्र प्रदेश में वो सहयोगी गठबंधन के साथ सरकार चलाती है। तो केरल और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं। त्रिपुरा लेफ्ट का गढ़ था, ढा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अभी तक न तो पश्चिम बंगाल को ढा पाई है, न केरल को ढा पाई है। पश्चिम बंगाल में वो बहुत दूर तक पहुंच गई थी, या ये कहें कि सफलता उसे बेहद नजदीक दिखाई दे रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेगी अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए। और यहां पर एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से बेहद कॉन्फिडेंट हो जाएगी कि अब भी कोई भी राज्य का इलेक्शन क्रैक कर सकती है। तो पश्चिम बंगाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो का सवाल है, डू या डाई की सिचुएशन है। क्योंकि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो करेंगी वो आपकी कल्पना से भी बाहर होगा। जो पोस्ट पोल वायलेंस बिल्कुल। वहां और पर होने वाला है। 1.5 साल से सुनील बंसल जी को भी लगाया हुआ है, जिसको संगठन, जिनके बारे में कहा जाता है कि संगठन की बहुत अच्छी पकड़ है, समझ है, जिन्होंने यूपी जैसे स्टेट को मायावती और अखिलेश फैमिली से बाहर निकाला और अब तक ड्रैग करके रखा है। वैसे लोगों को लगाया हुआ है। 1.5-2 साल हो गए उनको, मुझे लगता है, संगठन देखते हुए। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट उनका पहले से चल रहा है, जो अब जमीन पे जिसको देखने की बारी है। बिल्कुल। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी। अब कोशिश में सफल होती है नहीं होती है इसके बारे में हम पल पल की जानकारी अपने तमाम जो वीडियो एनालिसिस होते हैं उसमें देते रहेंगे। ओम प्रकाश जी, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर थैंक मिलेंगे यू और सर। किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे।